फाइनेंस की, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वन टू वन सारे के सारे जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसके बारे में। अगेन मैंने आप लोगों को जब वीडियो शुरू हुआ था तभी बताया था कि आपके ये जो सोर्स है वो हर जगह हर बिजनेस के हिसाब से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, हर जगह डिफरेंट होंगे। आपको अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना होगा, उसको यूज करना होगा और यूटिलाइज करना होगा। नाउ द बिजनेस कैन रेज फंड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। Each of the source has unique characteristics which must be properly understood so that the best available source of raising fund can be identified. There is not a single best source of fund for all the organization. Again सारे organization के लिए कोई एक नहीं है, हर organization के लिए अलग अलग है। आपको सारे के सारे sources को पढ़ना होगा, समझना होगा और अपने organization में क्या करना होगा उसको फिर अप्लाई करना होगा, उसके थ्रू अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होगा। Now, depending on the situation, purpose, cost, and the associated risk, a choice may be made about the source to be used. तो हम बात करते हैं रिटेन्ड अर्निंग की। जी हाँ, रिटेन्ड अर्निंग क्या है हमारे सामने, ये है ओनर्स फंड। नाउ अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग, क्या बोल रखा है आपके सामने, नेट अर्निंग may be retained in the business for use in the future is known as a retained earning. It is a source of internal financing or the self financing or plugging back of profit. इसका बेसिकली रिटेन अर्निंग को हम तीनों नाम से जानते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग और द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो आपको किसके बारे में लिखना होगा, रिटेन अर्निंग के बारे में लिखना होगा। अब हम बात करते हैं इस रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या था। तो सबसे पहले एक बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। ये जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो हमारे सामने आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब हम लोगों ने माइनस किया क्या, टैक्स, जो बेसिकली हम लोगों को किसको देना होता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज ए इनकम टैक्स। तो जैसे हम लोग टैक्स डिवाइड करते हैं हमारे सामने आता है, इसको बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही इसी पॉइंट को बोला जाता है नेट अर्निंग, जो हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। इसमें हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर वगैरह हमने यहाँ पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, और ये हमारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को एक्चुअली डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की। तो आई होप आपको डिविडेंड का मतलब पता होगा। तो डिविडेंड क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी शेयर होल्डर किसके लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड अर्न करने। और दूसरा, इसी के प्रॉफिट को अगर हम पार्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन का मतलब होता है रोकना, अर्निंग को हम रोकते हैं कहाँ पे, हमारे खुद के बिजनेस के अंदर, ठीक है, और वापस इसी बिजनेस, इसी मनी को हम लोग क्या कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। तभी से बोला जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे सामने रिटेन है। तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं आप लोग कि हमारे सामने जो प्रॉफिट आया उसको बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिविडेंड के अंदर एंड रिटेन के अंदर। और सपोज करो हमने अगर इस साल 10,000 अर्न किया और हमने एज ए डिविडेंड कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 8,000। तो जो रिमेनिंग 2,000 है वो हमारी क्या होगी, रिटेन अर्निंग। अब सपोज हमको कोई मशीन चाहिए, मशीन की कॉस्ट में मान लेता हूँ 5,000। बेसिकली मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई मशीन खरीदनी है, मुझे कोई मशीन अगर नेक्स्ट ईयर में परचेस करनी है और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 5,000 है, तो मैं ये जो रिटेन अर्निंग है वो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मुझे लोन कितने का लेना है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का। बेसिकली मेरा जो लोन का अमाउंट है वो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो मेरी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रिटेन अर्निंग कहीं ना कहीं मेरी क्या करता है, इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। और जितना कम इंटरेस्ट में पे करूंगा, जितना इंटरेस्ट में इस नेक्स्ट ईयर कम पे करूंगा, मेरा प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। अब बढ़ने का कारण क्यों है, क्योंकि मैंने मशीन खरीदी और मशीन मैंने इसलिए खरीदी ताकि मेरी सेल क्या हो, इनहांस हो, इंक्रीज हो। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है। अगर हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग की, तो इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। अगेन इसके लिए आपको कोई तरह का कॉस्ट वॉस्ट पेमेंट नहीं करना होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। अगेन इसमें किसी भी तरह की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। इट हैज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड द फ्लेक्सिबिलिटी।
It enhance the capacity of the business to absorb unexpected loss. सपोज जो लास्ट एग्जांपल था उसमें हमने लिया कि 2000 हमारी क्या थी रिटर्न अर्निंग, नेक्स्ट ईयर हमको सडनली क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस हो गया 1500 का लॉस हो गया। तो हम लोगों को ये लॉस बियर करने के लिए जो मनी है ना, जो हमने क्या कर रखा है, सेव करके रख रखा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे के पूरे लॉस को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हम उस वक्त बोल सकते हैं कि हमको बेसिकली हमारे पास में अभी भी कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है, 500 रिमेनिंग है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द कैपिटल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। कैसे, देखो बेसिकली आपको यहाँ पे कोई रिवीजन नहीं करना है, आपको इस टॉपिक्स को समझना है। रिटर्न अर्निंग में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। किसकी बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, ठीक है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी, अब हम बात करते हैं रिटर्न अर्निंग में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। अगेन अगर मैं इस मार्केट प्राइस को इकोनॉमिक्स के एक छोटे से कंसेप्ट डिमांड एंड प्राइस से अगर मैं कंसिडर करता हूं, डिमांड एंड प्राइस, अगर किसी की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसकी प्राइस भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो हमको यहाँ पे मार्केट प्राइस, अब यहाँ हम जो शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट में आपके क्या हो रहे हैं, शेयर सेल हो रहे हैं, और सब आपके शेयर क्यों खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है। क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आपके जो शेयर है उनकी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा। देन तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल पहले भी लिया था, 10,000 का हमने क्या किया है, प्रॉफिट अर्न किया है, 8,000 हमने एज अ डिविडेंड क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमारा सामने बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज एज अ रिटर्न अर्निंग। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ मुझे, नेक्स्ट ईयर मुझे क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। और लॉस एक्चुअली किसके कारण हुआ है, हम अभी की अगर सिचुएशन लेते हैं तो कोविड-19 के कारण पूरा लॉकडाउन था, लॉस हो चुका है। और इस साल नेक्स्ट ईयर मतलब हमने क्या किया है, 2,000 रुपीज रिटर्न करके रख रखा था प्रीवियस ईयर में। और जो करंट ईयर है, हम इसको क्या कर लेते हैं, करंट ईयर कर लेते हैं। करंट ईयर में ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हमको क्या हो चुका है, 1500 का लॉस हो चुका है। अब पूरा का पूरा मार्केट के अंदर क्या हो चुका है, सब लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी है। हमने भी लॉस किया, हमने भी लॉस क्या किया है, हमने भी लॉस में गए हम लोग, क्योंकि हमारी सेल नहीं हो पाई, हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो सब यूनिट बंद हो चुकी थी, तो हमने लॉस किया। लेकिन हमारे पास में जो रिटर्न पहले से 2,000 रुपीज थे, हमने इससे क्या कर दिया, इसको सेट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। और हम क्या बन गए, 500 के पास हमारे पास में क्या आ गया, प्रॉफिट है। अगेन देखा जाए तो पूरा जो मार्केट है, पूरा मार्केट क्या चल रहा है, लॉस में चल रहा है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोविड, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, हम लोग क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। तो अब जैसे ही हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अगेन हम लोग इस साल भी क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिविडेंड क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जबकि यहाँ पे जितनी भी कंपनी है वो तो डिविडेंड दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास तो किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जब हम जैसे ही डिविडेंड इशू करेंगे, हमारी डिमांड क्या होगी, सडनली इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, हमारी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए बोला गया है रिटर्न अर्निंग में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। लिमिटेशन की बात करते हैं, द कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर एज दे गेट लोअर डिविडेंड। अगेन लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि शेयर होल्डर चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, बट अगर हम पैसा रोक के रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, तो ये डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा इन लोगों को। ये डिससेटिस्फाइड होंगे तो ओवरऑल ये हमारे शेयर्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि इसको हमारी कंपनी के साथ में नहीं रहना। और जो जितना ज्यादा सेल करेंगे, हमारे मार्केट की जो हमारे जो जितना ज्यादा ये सेल करेंगे, हमारी डिमांड क्या होती जाएगी, उतनी डाउन होती जाएगी। और सडनली हमारी प्राइस भी क्या होगी, मार्केट प्राइस डाउन होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसका लिमिटेशन है जो करंट ईयर में हमको देखने को मिलता है। अनसर्टन सोर्स ऑफ द फंड एज द प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग। अगेन ये कोई परमानेंट सोर्स नहीं के आप इसको परमानेंट सोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, अनसर्टन होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएट विथ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेनी फर्म एज मे लीड टू
सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड। अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये 2000 रुपीज में डिविडेंड में देता, या फिर इस 2000 रुपीज का मैं डिविडेंड दे चुका होता, जो मैंने क्या किया है बचा के रखा है, तो मेरी मार्केट प्राइस अप हो जाती, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर इस 2000 को मैं क्या करता, बैंक में डिपॉजिट करता, तो बैंक मुझे क्या देता, 8% का इंटरेस्ट देता, जो कि मैंने बिजनेस में लगाने पर क्या कर दिया है, इसको छोड़ दिया है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या हो जाएगी, 8%। कोई भी एक्टिविटी करने के कारण मैंने कोई दूसरी एक्टिविटी को लूज किया, तो वो जो सेकंड जो एक्टिविटी उसको क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा। अगेन हमारे सामने जो सेकंड सोर्स ऑफ फंड है वो है हमारे सामने ट्रेड क्रेडिट। अगेन द ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विस। अगेन सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे ए है, बी है। ए ने क्या किया है, कोई गुड्स परचेज किया, क्या किया है, ए ने परचेज किया फ्रॉम बी, और बी ने क्या किया है कि आप मुझे क्या कर देना, आफ्टर 30 डेज पे कर देना, ठीक है। और जो हमारी प्राइस थी वो कितनी थी, 5000 थी। कितनी थी, 5000 का ए ने कोई गुड्स परचेज किया फ्रॉम बी, और एन बी ने क्या दिया है, 30 डे का ग्रेस पीरियड दिया है, या फिर ट्रेड क्रेडिट पीरियड दिया है, ताकि आप पे कर सके। तो ए के पास में बेसिकली पैसा होने के बावजूद भी वो 30 डेज तक क्या करता है, पे नहीं करता है। तो ये जो 30 डेज का जो ट्रेड क्रेडिट पीरियड मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं। कि ये जो 30 डेज के लिए हम दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो हम उस पैसे का क्या कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास जितना पैसा पड़ा है उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। देन द ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगेन आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि एक साल से ज्यादा, एक दो साल बाद पेमेंट कर देना। मैक्स टू मैक्स आपको 60 to 90 डेज तक का रेट दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपको कभी भी कोई ग्रांट रेट नहीं दिया जाएगा। इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर हु हैव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। आप अगर बिजनेस में नए हो तो आपको कोई भी क्रेडिट देना पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका गुडविल है, ब्रांड है, तो आपको लोग क्रेडिट देना पसंद करेंगे, क्योंकि वो श्योरिटी होती है उनके पास कि आप उनका पेमेंट कर देंगे। Term of the trade credit may vary from one industry to another and from one person to another. A firm may also offer different credit term to the different customer. Again, as per your goodwill, आपकी जो ऑफर है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। Now the merits of trade credit. It is a convenient and the continuous source of fund. It is readily available in the case of credit worthiness of the customer is known to the seller. It helps to promoting the sale of an organization. Again, हम लोगों ने अगर एग्जांपल लिया है कि ए ने बी से परचेज किया है, तो ओवरऑल बी की जो सेल है वो क्या हुई, इनहांस हुई है। भले ही आफ्टर 30 डेज आपको क्या हो जाए, पेमेंट मिलेगा, बट अगर ए की गुडविल अच्छी है तो आपको पेमेंट क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द सेट। अगेन आपको इस पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है इसके अंदर कोई भी तरह का कोई मॉर्गेज वगैरह रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं रखना है, अपने असेट को कोई भी तरह का गिरवी या प्लेस नहीं रखना होता है। बट हम बात करते हैं लिमिटेशन की। अब ए को बी ने क्या किया, 5000 का गुड सेल किया। अब ए ने बोला मेरे को तो 30 डेज बाद पेमेंट करना है। ए ने क्या किया, सी से भी परचेस कर लिया। सी से कितने का परचेस कर लिया, 10,000 का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ए के पास में क्रेडिट पीरियड कितना, क्रेडिट अमाउंट कितना हो गया, 15,000 का। आफ्टर 30 डेज ए के पास में सिर्फ और सिर्फ फंड अवेलेबल कितना है, 5,000 का। उसने जाके किसको पेमेंट कर दिया, बी को। स्टिल सी अभी भी पैसे मांगता है। देखो, आपको जब क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, ए को जब क्रेडिट पीरियड दिया गया, तो उसको पता है कि मुझे आज इमीडिएट पेमेंट नहीं करना, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, हाई हो चुकी है। और एक सर्टेन लिमिट के बाद में उसको क्या करना है, पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इजी एंड द फ्लेक्सिबल क्रेडिट फैसिलिटी मे प्रॉम्प्ट business to purchase goods more than required, leading to high stock volume, increasing the financial burden of the firm. Again, जो interest cost आपकी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। Only limited amount of the fund can be generated through it. It is a costly source of fund as compared to the most of other, क्योंकि यहाँ पे जो interest cost होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। आगे वाले जो सोर्स ऑफ फंड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर